हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि SREI फाइनेंस और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस दो कंपनियां हैं जो कि अभी IBC के प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो दोस्तों, अभी अभी SREI के हेमंत कनौरिया का एक इंटरव्यू मनी कंट्रोल के साथ हुआ है। तो चलिए जानते हैं उस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई हैं। तो दोस्तों, खबर ये है कि SREI इंफ्रा और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस के पूर्व प्रमोटर हेमंत कनौरिया को अपनी प्रमुख कंपनियों का नियंत्रण छोड़ना पड़ा था के लिए। दोस्तों, 12 नवंबर को मनी कंट्रोल के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कनौरिया ने अपने विचार साझा किए हैं कि SREI समूह में क्या गलत हुआ और प्रमोटरों और उनके साथ स्थापित कंपनी के लिए आगे का क्या रास्ता होगा। दोस्तों, इंटरव्यू के कुछ संपादित अंश मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि SREI के अनुग्रह से गिरने का क्या कारण था। तो दोस्तों, इसमें कनौरिया ने कहा कि मैं यह नहीं कहूँगा कि SREI अनुग्रह से बाहर हो गया है। यह अचानक दुर्घटना के साथ मिला है और यह निश्चित रूप से इससे बाहर आ जाएगा। उपकरण वित्त पोषण के अपने व्यवसाय मॉडल में कंपनियां मजबूत हैं। कारोबार को फिर से शुरू करने के साथ साथ कलेक्शन और देनदारियों को कम करने पर फोकस कंपनियों को पटरी पर लेकर आएगा। महामारी संदर्भ में दोस्तों, महामारी के दौरान वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और RBI को निर्देश दिया कि वह स्थगन का विस्तार करके और तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को एक मुश्त ऋण रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा प्रदान करने के लिए राहत प्रदान करे। RBI ने सभी ऋण देने वाले संस्थानों को सूक्ष्म, लघु एंड मीडियम MSME और बड़े उद्यमों के ऋण स्थगन और पुनर्वितरण की पेशकश करने का निर्देश दिया था। हालांकि SREI जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के उधारकर्ताओं के रूप में दिशा निर्देशों के तहत अपने ऋण के पुनर्गठन की अनुमति नहीं थी। SREI के लिए यह सबसे बड़ा झटका था क्योंकि इससे कैश फ्लो में मिसमैच हो गया था। साथ ही NBFC को कोई राहत नहीं दी गई थी। SIFL और SEFL को एक नियमों का पालन करना पड़ा था। उसके राजस्व स्रोत पूरी तरह से सूख गए थे। इस बीच उधारकर्ताओं के रूप में उनकी भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक गंभीर परिसंपत्ति देयता बेमेल हो गई। इस प्रकार समस्याएं तेज हो गई। तो दोस्तों, कनौरिया का कहना है कि जितने भी ऋण देने वाली कंपनियां थी उनको अपना डेट रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति मिली, पर SREI कंपनियों को वह सुविधा नहीं प्रदान की गई, जिसके कारण इनके कैश फ्लो में मिसमैच हुआ और यह नौबत आ गई। दोस्तों, इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि इस पूरे प्रकरण में कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या गलतियां की हैं। कनौरिया ने बोला, हाँ, हमारी ओर से भी निर्णय में कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन हमने जो भी निर्णय लिए थे वह ईमानदारी से किए गए थे। जुलाई 2019 में SIFL और SEFL के बोर्ड ने SEFL को मंदी के आदान प्रदान के माध्यम से उधार व्यवसाय को समेकित करने का निर्णय लिया था। तकनीकी रूप से यह SIFL के उधार व्यवसाय, ब्याज अर्जित करने वाले व्यवसाय और लीज व्यवसाय के साथ साथ संबद्ध कर्मचारियों, संपत्तियों और देनदारियों को SEFL को स्थानांतरित कर रहा था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निर्णय मेरा या अकेले प्रबंधन का नहीं था। यह निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा एक साथ लिया गया था। यह संभावित निवेशकों के साथ चर्चा में किया गया था, जो एक समेकित इकाई में बहुमत हिस्सेदारी लेने के इच्छुक थे। इस कदम से दक्षता में सुधार और लागत कम करने और आवश्यक पूंजी को आकर्षित करने की उम्मीद थी। हालांकि यह हमारे ऋणदाता बैंकों के संघ के साथ अच्छा नहीं हुआ।
इस तथ्य के बावजूद कि अग्रणी बैंक ने अनुमोदन दिया था और शेयरधारकों ने भी। उसके बाद दोस्तों पूछा गया कि फिर क्या हुआ, तो कनौरिया ने कहा एक और विकास ने समस्याओं को और जटिल कर दिया। महामारी के दौरान और उसके तुरंत बाद नियंत्रण से बाहर होने वाली चीज़ों के साथ हमने कैश फ्लो में मिसमैच होने का अनुमान लगाया, जो हमारे संचालन को प्रभावित करेगा। इसलिए SEFL ने एक योजना के साथ NCLT कोलकाता बेंच से संपर्क करने का एक महत्वपूर्ण लेकिन जोखिम भरा निर्णय लिया, जिसमें सभी लेनदारों को एक संरचित तरीके से पूर्ण बकाया का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया था। जैसा कि दो कंपनियों के बीच 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्राप्य राशि है, जिसमें संविदात्मक बकाया, कई मध्यस्थता पुरस्कार, सौंपे गए दावे और भौतिक प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस प्रकार पूरे ऋण को चुकाना बहुत संभव है। इस योजना का हमने प्रस्ताव किया था, उसका उद्देश्य सभी लेनदारों को एक संरक्षित तरीके से पूर्ण देय राशि का भुगतान करना था। बोर्ड ने निर्णय लिया था कि कंपनी अधिनियम की धारा 230 के लिए IBC के तहत नहीं बल्कि NCLT में दाखिल करने का एकमात्र विकल्प था, जो ऋण के पुनर्गठन की ओर अनुमति देता है और जो कंपनी के कैश फ्लो के साथ संरेखन में होगा। लेकिन यह निर्णय हमारे ऋणदाता बैंकों के साथ अच्छा नहीं रहा। पूर्वव्यापी में इन कार्यों पर बोर्ड द्वारा अच्छी तरह से विचार किया गया था और फिर निर्णय लिया गया था, लेकिन हो सकता है कि गलती यह थी कि हमारे बैंकर के संचार में अंतर था। आखिरकार हमारे पास एक भी भुगतान की समय सीमा न चूकने का 31 वर्षों का त्रुटिहीन रिकॉर्ड रहा है। अब तक हमने रुपये ब्याज के रूप में 30,000 करोड़ रुपए और रुपये मूलधन के रूप में 20,000 करोड़ रुपए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमने यह कदम सभी को व्यवस्थित तरीके से भुगतान करने के गंभीर इरादे से उठाया है। कंपनी के इतिहास में पहली बार कर्ज के पुनर्संरेखन के लिए लेनदारों को भुगतान योजना अदालत में पेश की गई। कुछ लेनदारों ने इस योजना को स्वीकार किया, जबकि अन्य ने नहीं किया। लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कनौरिया से कि अंत में आपको क्या लगता है कि प्रमोटर डाउनस्लाइड को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही करने में विफल रहे? तो कनौरिया ने बोला, चूंकि SREI एक पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी है, जिसके पास एक बहुत ही अनुभवी बोर्ड और कंपनी चलाने वाली एक सक्षम टीम है, सभी निर्णय विस्तृत विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। लेकिन NCLT में जाना जल्दबाजी में लिया गया कदम था। दोस्तों, उसके बाद पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि उधारदाताओं के पास SREI की मदद करने का एक आसान तरीका हो सकता था या हो सकता है? इस पर कनौरिया ने कहा कि जब हमने अपनी योजना के साथ NCLT से संपर्क किया था, तो हम ऋणदाताओं बैंकों से प्रतिक्रिया के लिए खुले थे और उधारदाताओं की जो भी चिंताएं थी उन पर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने के लिए भी खुले थे। लेकिन यह किसी तरह से अमल में नहीं आया। हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि IBC के तहत लेनदारों को उनका पूर्ण बकाया मिल जाएगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि SREI के संदर्भ में कनौरिया के लिए आगे का क्या रास्ता है? इस पर कनौरिया ने कहा कि वर्तमान में जैसा कि हम और अन्य निदेशकों को हटा दिया गया है, इसलिए हम केवल SREI की भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रशासक, लेनदारों, नियामक और सरकार के साथ हर तरह से सहयोग करेंगे। इस मोड़ पर हम और कुछ नहीं कर सकते। SREI के लिए आगे क्या चुनौतियां होंगी? दोस्तों, यह पूछा गया। इस पर कनौरिया ने बोला, क्योंकि हमारे देश में सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निवेश में तेजी लाई जाएगी। इस वृद्धि का लाभ उठाने के लिए SREI एक अद्वितीय स्थिति में है। जैसे ही संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने वाली दूसरी टीम के साथ व्यवसाय फिर से शुरू होगा, सभी ग्राहक और विक्रेता वापस आ जाएंगे। SREI के पास देश में उपकरण वित्त पोषण में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है।
दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संबंधित पार्टी लेन देन और फंड डायवर्जन के आरोप हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो कनौरिया ने कहा कि हम एक विकासशील राष्ट्र हैं और हमारे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संरक्षित ऋण जरूरी है। हमने वैश्विक वित्तीय संस्थानों से संरक्षित ऋण पर अपना सबक लिया, जिन्होंने हमें हमारे प्रारंभिक वर्षों में बढ़ने की मदद की। वे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रतीक रहे हैं और हमने उनसे सीखा है। हमारे करियर में काफ़ी इन कारकों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से तय किए जाते हैं। हमारे पास पेशेवर और उच्च योग्य व्यक्तियों की टीम है और ऋण शर्तों को पूरा करते हैं। प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है और इस प्रकार पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं उठता। सरकार आई के पास है, इसलिए कोई भी प्रबंधन शुल्क जो अर्जित होता है वह एसआरईआई को जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये था कि क्या आपको एसआरईआई और उसके प्रमोटरों की छवि खराब करने के लिए किसी साजिश अभियान पर संदेह है? यदि हाँ तो कौन? इस पर कनौरिया ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसमें कोई साजिश का कोण है, लेकिन हाँ, जिस तरह से कुछ बहुत ही गैर शोधित रिपोर्टें एसआरईआई ब्रांड नाम को बदनाम करने और हमारे परिवार के नाम को इसमें घसीटने के लिए सामने आई हैं, हम इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 दशकों से अधिक समय से हमने वित्तीय समावेशन और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सेवा प्रदान की है और कड़ी मेहनत और बलिदान के माध्यम से श्रमसाध्य प्रतिष्ठा बनाई है। इन सब के बाद अगर किसी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो जाता है तो वाकई दुख होता है। हमारा परिवार 3 शताब्दियों से व्यवसायों में लगा हुआ है और दर्शन हमेशा संरक्षक के रूप में काम करने का रहा है। निवेश से अर्जित एक लाभांश उन सभी धर्मार्थ कार्यों के लिए भी जाता है जो परिवार करता है। दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन यह पूछा गया कि एसआरईआई कर्मचारियों के लिए आपका क्या संदेश है? दोस्तों इस पर कनौरिया ने कहा कि एसआरईआई कर्मचारियों के लिए मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। आप सभी सबसे मूल्यवान संपत्ति रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत और नवाचार ने एसआरईआई को आज जो बनाया है। आपने पिछले 32 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह दौर भी बीत जाएगा। आपने जो ब्रांड बनाया है उस पर स्वामित्व और गर्व की अपनी भावनाओं को बनाए रखें और कंपनियों को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करें। व्यवस्थापक को अपना पूर्ण सहयोग दें और एसआरईआई जुड़वा निश्चित रूप से वापस उछाल देंगे। एसआरईआई की तुलना डीएचएफएल और आईएलएफएस एपिसोड से की जाती है। इस पर कनौरिया ने कहा यह पूरी तरह से गलत है। एसआरईआई का बिजनेस मॉडल हमेशा बहुत मजबूत रहा है। क्रेडिट मूल्यांकन और वितरण की प्रक्रिया बेहद मजबूत है। ग्राहकों के साथ काम करना, कठिन समय में भी उनके साथ समाधान खोजने से अच्छी रिकवरी हुई है। एसआरईआई की टीम ने सभी कर्जदारों को जानने और उन्हें समझने के लिए उनके साथ बहुत करीब से काम किया है, इसलिए वसूली में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, आपने पहले कहा था कि एसआरईआई के लिए अदालत के बाहर समझौता बेहतर होता, इस पर आपका क्या कहना है? दोस्तों इस पर कनौरिया ने कहा कि ऋणदाता और उधारकर्ताओं के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन इसके मूल्य को बनाए रखने के लिए तालिका में हल करना बेहतर है। दोस्तों इससे अगला क्वेश्चन यह था कि एक इंफ्रा प्योर प्ले कंपनी के रूप में एसआरईआई का क्या भविष्य है? दोस्तों इस पर कनौरिया ने कहा देखिए, एसआरईआई ने 3 दशक से भी अधिक समय पहले विकास वित्तीय संस्थाओं डीएफआई के बाहर निकलने से पैदा हुए शून्य को भरकर अपनी यात्रा शुरू की थी। आज सरकार ने डीएफआई की आवश्यकता को महसूस किया है और केवी कामत के प्रमुख के रूप में उस उद्देश्य के लिए NABFID बनाया है, लेकिन इसे पूरी तरह से चालू होने में कुछ समय लगेगा। मैं खुद को एक डीएफआई के रूप में एसआरईआई की स्थिति देखना चाहता हूँ, जिसने संसाधन जुटाने की समस्याओं को काफ़ी हद तक संबोधित किया होगा और भारत में 32 साल के अनुभव के साथ एक और डीएफआई एसआरईआई पूरी तरह से चालू होगा।
भारत को ज़रूरत है कि SREI अब पूरी तरह से चालू हो जाए, क्योंकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) परियोजनाओं के टेंडर होने शुरू हो गए हैं। NIP उन हजारों छोटी और मझोली कंपनियों के लिए अवसर खोलेगा जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निर्माण, परिवहन और आदि जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है। हमारे देश में दो बुनियादी ढांचा वित्त पोषण संस्थान NABFID और SREI हमारे देश की ज़रूरतों को अत्यधिक पूरा करेंगे। दोस्तों, यह था हेमंत कनौरिया के साथ मनी कंट्रोल का हुआ एक इंटरव्यू, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो